भ्रष्टाचार को खत्म करने का दो तरीका है। शिक्षा इतनी नैतिक हो, उसमें नैतिकता इतनी ज्यादा हो कि बच्चा बचपन से संस्कारी हो जाए, देशभक्त हो जाए, राष्ट्रभक्त हो जाए, मतलब उसने बेईमानी कहीं उसके दिमाग में ना आए। दूसरा, व्यवस्था ऐसी हो कि अगर कुछ गलत करे तो 6 महीने में, साल भर के अंदर सजा हो। तो भारत को बदलने के लिए एक तो एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, लंबा विषय है, किसी और दिन हम कहीं किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे। आप लोग मेरा वीडियो देखना, उसमें हमने बोला, कई बार बोला हुआ। दूसरा, न्यायिक व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। आज मुकदमा दर्ज होता है, 1990 में यासीन मलिक ने मारा था एयरफोर्स के लोगों को, 2023 आ गया, अभी मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, इसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, पता चला सुप्रीम कोर्ट आते आते खुद ही खत्म हो गया। नरसिम्हा राव का मुकदमा उनसे पहले, मतलब नरसिम्हा राव खत्म हो गए तो मुकदमा ही खत्म हो गया, शिबू सोरेन खत्म हो गए तो मुकदमा खत्म हो गया, सुखराम खत्म हो गए तो मुकदमा खत्म हो गया। ऐसी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था में जहां व्यक्ति का मुकदमा तय नहीं हो पा रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा है, उसके पहले व्यक्ति खत्म हो जा रहा है, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। हमने 75 साल में हमारे डॉक्टरों ने खूब काम किया, इंजीनियरों ने खूब काम किया, वैज्ञानिकों ने खूब काम किया, लेकिन जो काम नहीं किया वो हमारे लॉ मेकर्स ने नहीं किया। हमारी पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, हमारी न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली, हमारी एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, हमारा टैक्स सिस्टम गुलामी का, जो टैक्स चल रहा है वो भी गुलामी का। अगर आप देखें तो सारा का सारा सब कुछ गुलामी का चल रहा है। जबकि संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द है सोवरेन, सोवरेन का मतलब संप्रभु भारत, संप्रभु भारत का मतलब विदेशी चीजों से मुक्ति। इसका एक समाधान हो सकता है अगर हम भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दें। नई चीज है, इस पे चर्चा कम हुई है, लेकिन इसको जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहले ये हो नहीं सकता था, लेकिन अब हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। भारत में इस समय 35 करोड़ परिवार हैं और 225 करोड़ खाते हैं। 50 करोड़ तो जनधन खाता है, और जनधन खाता ईडब्ल्यूएस और बीपीएल का खुलता है। इसका मतलब पूरे स्टाफ पुअर भी इस समय बैंक से जुड़ा हुआ है। और जो किसान सम्मान निधि आती है 2000 रुपए हर 3 महीने के बाद, वो गरीबी रेखा से नीचे वालों को ही मिलती है। इसका मतलब गरीब आदमी को भी, आदिवासी को भी, दलित को भी बैंक आना, बैंक जाना, पैसा जमा करना, पैसा निकालना आ गया। बड़ी सीधी सी बात है। पैसा आ रहा है, दिल्ली से चलता है, आपके कालाहांडी पहुंचता है, कालाहांडी में जाके एक आदिवासी पैसा निकाल रहा है, तो बैंक से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तभी तो उसका पैसा आ रहा है। 35 करोड़ परिवार है, 130 करोड़ आधार है। इसका मतलब हर परिवार में आधार भी आ चुका है। ये जो हमारा टैक्स सिस्टम है, ये ब्रिटिश टैक्स सिस्टम है। इनफैक्ट भारत में अगर आप देखें, जब दुनिया की सबसे ज्यादा जीडीपी थी, वो टाइम था कौटिल्य का, चाणक्य का, जबकि हमारी जीडीपी 38 से 48% हुआ करती थी। उस समय भारत में 1 नेशन 1 टैक्स था। 18 तरीके के टैक्स नहीं थे उस समय, जीएसटी, वैट, टीडीएस, फला 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 फला, ऐसा कुछ नहीं था। एक टैक्स लगता था। व्यापारी के लिए देना भी आसान, राजा के लिए वसूलना आसान, और बड़े आराम से सबका चल रहा था। आज की डेट में मिडिल क्लास परेशान है इनकम टैक्स देने से, व्यापारी उससे भी ज्यादा परेशान है। सीए भी रखना पड़ रहा है, एक बड़ी फैक्ट्री है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी रखना पड़ रहा है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट भी रखना है, तो टीडीएस का अलग बही खाता, तो जीएसटी आ गया, चलो थोड़ा कम हो गया, फिर भी जीएसटी का अलग बही खाता, दुनिया भर के बही खाता, मतलब, और टेंशन भी। इसके बाद उसको चोर भी समझा जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला व्यापारी, वो भारत में चोर समझा जाता है। ऐसा शासकों ने ऐसा व्यवस्था बना दिया है, ऐसे नियम कानून बना दिए हैं कि वो मजबूर हो जाए तोड़ने के लिए, और जैसे ही तोड़ा बोले तू तो चोर, उसको जीने नहीं दे रहे। व्यापारी समाज की जिंदगी आसान नहीं कर रहे हैं, ऐसे नियम कानून बना के रखे हैं कि कोई एक सिंपल सा हवलदार, क्लर्क, थानेदार भी जाके धमका के आ जाए। कितनी ईमानदारी से काम करता हो, जब तक वो बाबूजी बाबूजी नहीं कहेगा, उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी।
जबकि व्यापारी चाहता क्या? कुछ नहीं, वो सब कुछ देता ही देता है, कुछ नहीं लेता, न फ्री बिजली लेता, न पानी लेता है, न चावल दाल लेता, कुछ नहीं देता। उसको सम्मान चाहिए, वो सम्मान भी भारत की सरकारें नहीं दे पाई, नहीं दे पाई। अरे भैया, वो साल में 2, 4, 6, 10 लाख 20 लाख करोड़ दे रहा है, तो सम्मान का अधिकारी है कि नहीं? दाता सम्मान देने वाले का तो सम्मान होना चाहिए कि नहीं? या लेने वाला, वो जीएसटी ऑफिस का क्लर्क, वो सम्मान वाला बना हुआ है, वो जो दे रहा है 1 लाख रुपए, वो चोर है। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं चलता। मतलब वो व्यापारी जो कुछ दे रहा है, उसको एक हवलदार आके डंडे के दम पे उसको धमका रहा है। चोर कौन है? व्यापारी है, वो डंडा लेके आया। बताइए जरा। लेकिन चल रहा है आज की डेट में, जिसमें मैं पूरे देश में घूम भी रहा हूं, 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पॉलिटिक्स नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगी। और जिस दिन पॉलिटिक्स नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगी, उस दिन अच्छे लोग पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अच्छे लोग पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो जाएंगे तो अच्छे कानून बनना शुरू हो जाएंगे, सार्थक बहस शुरू हो जाएगी, राजनीति का परिवारवाद खत्म हो जाएगा, अच्छे लोग राजनीति में उतरने की हिम्मत करेंगे। अभी तो आज के लोग अच्छे लोग होते हैं, वो कहते हैं भैया सब कुछ कर लेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इतना हमारे पास कहां मिलता खर्च कर पाए, इतना यहां पे पैसा चाहिए, 30 करोड़ 50 करोड़ इलेक्शन के लिए चाहिए, वो नहीं सर्वाइव कर सकते, नहीं दे सकते। भारत में आज की डेट में 1 नेशन 1 टैक्स पॉसिबल है। इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए, कोई जरूरत नहीं इनकम टैक्स की। जीएसटी खत्म कर दिया जाए, कोई जरूरत नहीं। वैट खत्म कर दिया जाए, कोई जरूरत नहीं। टीडीएस खत्म कर दिया जाए, कोई जरूरत नहीं। बस केवल इतना करना पड़ेगा कि आपको कैश लेन देन की लिमिट तय करना पड़ेगा, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे आप 1% लगा दीजिए बस। यानी जो 100 रुपए का सामान खरीदेगा उसको 101 देना है, जो 1000 का सामान खरीदेगा उसको 1010 देना है, जो 1 लाख सामान खरीदेगा उसको 1,01,000 देना है, इसी रेशियो में 1%। लेकिन उसके लिए बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, कैश लेन देन की लिमिट तय करना पड़ेगा। मेरी पीआईएल है, पहले तो मैंने 2000 की नोट चैलेंज किया था, 2000 की नोट तो वापस हो गई। अभी मेरी दूसरी पीआईएल चल रही है 1 नेशन 1 टैक्स की। मैंने कहा भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है, 80 करोड़ लोगों को तो आप चावल दाल दे रहे हो। आप खुद ही कह रहे हो कि 80 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो उनको 100 से बड़ी नोट की जरूरत नहीं है। और जिनको 100 से बड़े नोट की जरूरत है, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ है, तो फिर ये 100 से बड़ी नोट किसके लिए चल रही है? 100 से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, सारे टैक्स खत्म कर दिया जाए, 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया जाए। जो आदमी ट्रांजैक्शन करता जाएगा 1% एक्स्ट्रा देता चला जाएगा, 1-1 रुपए, 100 रुपए के सामान पे 1 रुपए, 1000 के सामान पे 10 रुपए। ये आप मिडिल क्लास की जिंदगी आसान हो जाएगी कि नहीं? जोर से बोलिए। व्यापारी समाज की जिंदगी आसान हो गई कि नहीं हो गई? भाई व्यापारी को टैक्स का डिपार्टमेंट ही नहीं रखना, न सेल टैक्स रखना, न ट्रेड टैक्स रखना, न जीएसटी रखना, न कोई फॉर्म भरना, कुछ नहीं भरना। मैं तो कहता हूं जीएसटी से अगर व्यापारियों से 2% ले लीजिए तो भी आसानी से दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे। बोले भैया काम करो, ये जो हमें तुमने चोर समझ रखा था उससे हमें मुक्ति मिल गई है, अब कम से कम जो हम पैसा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? भारत का जो टोटल बजट 75 लाख करोड़ का है इस समय, कितना? 75 लाख करोड़ केंद्र और राज्य का मिला के, इसका 20% यानी 15 लाख करोड़ रुपए हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है हर साल। ये 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो जाए, ये 15 लाख करोड़ बचना शुरू हो जाए। ये 15 लाख करोड़ बह जाता है। अगर 1 करोड़ का टेंडर होता है तो 20 लाख रुपए पहले ही घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में जेई से लेके मंत्री तक चला जाता है। 10 करोड़ का टेंडर हुआ तो 20% पहले निकल गया। तो भ्रष्टाचार कम होगा, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, और चूंकि वोट और नोट वाला खेल खत्म हो जाएगा, पैसा लेके कोई खाएगा क्या? ये जो बड़े बड़े अभी खजाने बने हुए हैं मंत्रियों के घर में से पूरा निकलता रहता है, वो बंद हो जाएगा।
वो पैसा खा ही नहीं पाएंगे, और पैसा खर्च करेंगे तो पकड़े जाएंगे। भाई 5,000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो गया, यानी फ्लाइट में चलते ही दिल्ली में बैठे बैठे सरकार को पता चला, अच्छा फलाने मंत्री जी फलाने फ्लाइट से जा रहे हैं, देखो इतना का उन्होंने ट्रांजेक्शन कर लिया। मतलब मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आप कुछ भी खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे तो भी ऑनलाइन करना है, स्कूटी खरीदना है तो भी ऑनलाइन करना है, जो भी सामान महंगा खरीदा तो बड़े आसानी से यह पकड़ा जा सकता है कि इसने यार साल भर में कमाया तो 10 लाख और खर्च कर दिया इसने 20 लाख, तो कहां से आया इसके पास 10 लाख। अब चूंकि सजा हो सकती है तो आदमी सोचेगा काम करो भाई, कहते नहीं जैसे आदमी को डायबिटीज होती है तो जीभ में पानी आता फिर भी रसगुल्ला नहीं खाता, ऐसे ही होता है ना। ऐसे जो घूसखोर कमीशनखोर दलाल हैं उनको जीभ में पानी तो आएगा, अरे थोड़ा ले लूं, लेकिन लेके करूंगा क्या जब खर्च ही नहीं कर सकता। नोट तो खाई नहीं जा सकती है, पैसा लेके रखेंगे क्या, करेंगे क्या। भारत में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है वन नेशन वन टैक्स। भारत की जीडीपी को बढ़ाने का सबसे बढ़िया वन नेशन वन टैक्स। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बिना किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भारत के ही व्यापारी भारत की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे। इनको इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल जाए, इनको चोर समझना छोड़ दिया जाए, इनको ईमानदारी से काम करने दिया जाए, 2% जीडीपी बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। अदरवाइज 2% जीडीपी बढ़ाने के लिए कम से कम 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सबकी जिंदगी में आसान, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे एलिट क्लास हो, सबकी जिंदगी में आसान। ये जो आपके थाने की दलाली बंद हो जाएगी, तहसील की घूसखोरी कम बंद हो जाएगी, और न्याय जो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिकना शुरू हो चुका है। ये कहने में कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं, जिला अदालतों में न्याय बिकता है, बस खरीदने वाला चाहिए। वन नेशन वन टैक्स से ये भी बंद हो जाएगा तो पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म, जिले का भ्रष्टाचार खत्म, कोर्ट का भ्रष्टाचार खत्म। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो घुसपैठ बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए धर्मांतरण बहुत कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो जाति का जहर कम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे जाति का जहर, ये जाति के जहर घोलता कौन है, जरा जोर से बोलिए। पॉलिटिशियन। किस लिए घोलते हैं? सत्ता के लिए। सत्ता किस लिए चाहिए? पैसा के लिए। अब जब सत्ता में जाके पैसा कमा नहीं पाएंगे, सत्ता में जाएंगे क्यों? जब जाएंगे नहीं तो जाति के जहर घोलेगा कौन? इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। एक मैं आपको एग्जांपल देके खत्म करता हूं। मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल किया कि सांसद और विधायक चूंकि माननीय है, इनको हर जगह विशेष दर्जा रहता है, तो इनके लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया जाए। इनका मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया, 2017 में गगोई साहब की बेंच ने उस पर ऑर्डर कर दिया कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाइए। 1 साल लगा पूरा कोर्ट बनने में। 2018 से एमएलए एमपी कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया। पिछले 5 साल में 225 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है, 225। और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी को सजा हुई, आजम खां को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, अफजाल अंसारी को सजा हुई, अतीक अहमद को सजा हुई। ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई जिनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये एमएलए एमपी है, इनका मुकदमा 1 साल के अंदर ही खत्म करना है। तो डे बाय डे एकदम हियरिंग शुरू हो गई। उसका नतीजा यह है कि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं जी हम जन सेवा तो करेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, जानते होंगे आप, टीवी पे आते होंगे। उन्होंने 23 साल पहले कुछ काम किया गलत। 23 साल पहले बनारस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 23 साल से वो बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं। 6 महीने पहले कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेज दिया। अब जैसे ही राज्यसभा भेजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वर्तमान और भूतपूर्व सभी सांसदों विधायकों का मुकदमा कहां चलेगा? एमएलए एमपी कोर्ट में। तो सुरजेवाला साहब का मुकदमा जो 23 साल से ठंडा पड़ा हुआ था वो किधर आ गया? एमएलए एमपी कोर्ट में। अब एमएलए एमपी कोर्ट ने उनको नॉन बेलेबल वारंट घोषित इशू कर दिया है। अब पुलिस उनको ढूंढ रही है। सांसद बनते ही मुकदमा ट्रांसफर हुआ, मुकदमा ट्रांसफर होते ही काम शुरू हो गया। 2019 में मैं कम से कम 5-7 ऐसे आदमियों को जानता हूं जिनका टिकट पक्का हो गया था,
उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? किसी के खिलाफ 30 मुकदमा था, किसी के खिलाफ 40 मुकदमा था। उनको किसी ने बता दिया, भाई साहब ऐसी जनसेवा करो तो अच्छा है, चुनाव लड़ोगे, माहौल अच्छा है, जीत जाओगे, तुम्हारा मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा, 40 मुकदमे में से 4 में सजा तो हो ही जाएगी। तो एक यही काम करेगा वन नेशन वन टैक्स, पैसा ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हवलदार की सैलरी 50,000 रुपए महीने है, यानी साल की 6 लाख रुपए है, वो 6 लाख से ज्यादा खर्च ही नहीं कर पाएगा। भाई अंडरवियर बनियान खरीदेगा तो भले कैश में खरीद ले, लेकिन जैसे वो जहाज फोन खरीदेगा, स्कूटी खरीदेगा, प्लॉट खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, खेत खरीदेगा, वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करेगा तो पकड़ा गया, अरे ये हवलदार की तनख्वाह तो 6 लाख रुपए साल की है, इसने साल में 10 लाख कैसे खरीद लिए? तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करना बहुत जरूरी है। इससे जातिवाद भी कम होगा, भाषावाद भी कम होगा, क्षेत्रवाद भी कम होगा, क्योंकि जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर कौन घोलता है? पॉलिटिशियन इसलिए घोलते हैं। पॉलिटिक्स इस समय सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ, इतना तो शेयर मार्केट में भी नहीं मिलता। इसी पॉलिटिक्स को अगर नो प्रॉफिट नो लॉस कर दिया जाए, भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बात मैं लास्ट में कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आप में से कितने लोग अपना गोत्र पता है? गोत्र सबको पता है? कोई भारद्वाज है क्या यहां पे? आप क्या है? नहीं, जाति क्या है आपकी? हाँ, मारवाड़ी। जरा भारद्वाज वाले हाथ बोलते जाएं। आपका क्या है? आप ब्राह्मण है, आप मारवाड़ी हैं। और कौन भारद्वाज है? आप क्या है? हाँ जी, अच्छा ब्राह्मण है। और कोई भारद्वाज? आप भी? आप और आप? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारे देश में कास्टिज्म और क्रिश्चियनिटी ये 2000 साल पुरानी है। 2000 साल के पहले कोई जाति नहीं थी। हाँ, गोत्र हमारा आदिकाल से चल रहा है, चाहे गर्ग गोत्र हो, भारद्वाज गोत्र हो, कश्यप हो, जो भी इस तरीके को। और हमारे यहां 2 तरीके का सिस्टम था। एक तो पैसे के हिसाब से था, तेल निकालने वाला तेली, जूता बनाने वाला मोची, और किसी कास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बड़ा ट्रांजिशनल था, सबके यहां शादी विवाह होता था, अंतरजातीय विवाह होता था, और कर्म के आधार पर उसकी पहचान हो जाती थी। क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण कहलाया, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ क्षत्रिय कहलाया, वैश्य के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण कहलाया, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल। आज हमारे देश में जो कुरीतियां फैली हुई है ना, खासतौर पे, हालांकि उसको फैलाने वाले पॉलिटिशियन, लेकिन एक उसका तरीका है। जो हमारे गोत्र होते हैं ना, ये सबके कॉमन होते हैं। यानी जो गोत्र केरल में है वो आपको कश्मीर में भी मिलेगा, वो आपको उड़ीसा में भी मिलेगा, वो आपको हरियाणा में मिलेगा, अलग अलग। उदाहरण के लिए अभी मैं बिलासपुर में था ना, एक मैंने कहा भारद्वाज किसका है? एक्चुअली मेरा भारद्वाज है। एक पटेल साहब उठे, बोले मेरा भारद्वाज। एक वैश्य उठे, बोले मेरा भारद्वाज। अभी खंडेलवाल जी ने बताया मेरा भारद्वाज। ब्राह्मण उठे, बोले मेरा भारद्वाज है। पहले भारत में ऐसे ही सिस्टम था। हमारे कुछ ऋषि मुनि थे, उन ऋषियों मुनियों के यहां आने वाले सभी लोग वो उस गोत्र के कहलाए। यानी भारद्वाज जी के आश्रम में आने वाले जितने भी लोग थे, या गर्ग ऋषि के आश्रम में आने वाले जितने लोग थे, या कश्यप ऋषि या अत्रि, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम से सब कनेक्टेड जितने भी लोग थे, उनका वही गोत्र हो गया। यानी जो वहां गाय का दूध निकाल रहा है वो भी भारद्वाज, जो वहां पे खाना बना रहा है वो भी भारद्वाज, जो भारद्वाज जी के ऋषि आश्रम में कुछ धन दान कर रहा है वो भी भारद्वाज, जो उनकी कथा सुनने आ रहा है वो भी भारद्वाज। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गोत्र चारों वर्णों के कॉमन होते हैं। अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम गोत्र देखें तो हम 100 गोत्र में यूनाइट हो जाएंगे। 10,000 जातियों में बटने वाले लोग 100 गोत्र में यूनाइट हो सकते हैं, यानी जाति का जो टूटेगा। दूसरा, जो गोत्र बंगाली का वही आपके
तमिलनाडु तमिलियन का, वही आपके गुजराती का, वही आपके मराठियों का। इसका मतलब गोत्र से चलने पे भाषावाद भी टूटेगा, गोत्र से अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो क्षेत्रवाद भी टूटेगा। गोत्र हमें जोड़ता है, जातियां हमें तोड़ती हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने अपने नौनिहालों का, जिनका बड़ा हो चुका, सब लोग बड़े हैं, जिनका नाम हो गया तो हो गया, अगर अपने हम नौनिहालों का गोत्र लगाना शुरू करें और ये नौनिहाल जब 20-25 साल के बाद बड़े होंगे तो पूरे भारत में बस 100 गोत्र में पूरा भारत इकट्ठा हो जाएगा। जो इतनी सारी जातियां, इनका भ्रम टूट जाएगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, जातिवाद भी खत्म होगा और देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।